नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरो, सहायक आचार्य विधि, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा से हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस क्लास में। और मैं जो चर्चा आपके साथ करूंगा वो यहाँ पर लिखा गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अधिकतर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एलएलबी के प्रथम वर्ष में इस विषय का अध्यापन करते हैं और उन्हें इस विषय को पढ़ाया जाता है। तो हम इस व्याख्यान में, इलेक्ट्रॉनिक व्याख्यान में, आपके साथ इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस चर्चा को, और मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ये इस अधिनियम का पूरा नाम है। और जैसा कि सन से प्रतीत होता है कि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन जितना ये पुराना अपने इस सन से लगता है 1872 से, उतना ही आज के दिन भी ये प्रासंगिक भी है। तो हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि ये अधिनियम लागू कब हुआ। तो इस अधिनियम के बारे में ये लिखा गया है कि 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ और जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर ये लागू हुआ। इसके साथ ही हम आगे चर्चा करते हैं कि इसका उद्भव। अब पहला प्रश्न ये आता है कि ये संविदा शब्द क्या है और इसके क्या मायने हैं। अब इस शब्द को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस संविदा शब्द की उत्पत्ति कब से मानी जाती है और इस शब्द का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। तो हम पहला जो शब्द देखते हैं वो है उद्भव। मनुष्य की जरूरतों के कारण संविदा के उद्भव का मुख्य कारण ये माना गया है कि मनुष्य की विभिन्न प्रकार की जरूरतें होती है और मनुष्य अपनी सभी जरूरतों को स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता। इसी के लिए आगे कहा गया है कि कोई भी मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने किसी कार्य को करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। और एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जो सहायता लेता है और सहायता से जो संबंध उत्पन्न होते हैं, उन्हीं संबंधों को संविदा कहा गया है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को अपने कपड़े सिलवाने हैं, तो कोई व्यक्ति या हर व्यक्ति दर्जी नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति को किसी दर्जी के पास जाकर, किसी टेलर के पास जाकर अपने कपड़ों को स्टिच करवाना पड़ेगा या सिलवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो कार्य होगा, दोनों व्यक्तियों के मध्य एक विधिक बंधन का निर्माण करेगा, जिसे ही संविदा कहा गया है। आगे देखते हैं, आइए। संविदा का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संव्यवहारों को विनियमित करना। अब अगला बिंदु आता है कि जब संविदा उत्पन्न हो गई, उद्भव के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो अब अगला सवाल आया है कि संविदा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यहाँ बताया गया है कि व्यक्तियों के पारस्परिक संव्यवहारों को विनियमित करना। अब व्यक्ति के पारस्परिक संव्यवहार क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है या नहीं करवाने के लिए कोई संविदा करता है, तो ये उस प्रकार के जो कार्य होते हैं, उन संबंधों को विनियमित करने का कार्य संविदा अधिनियम करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संविदा क्या है। आगे देखिएगा, यह विधि है जिसके द्वारा अधिकार या दायित्वों का सृजन होता है। अब एक प्रश्न आया कि संविदा क्या है और इसमें क्या होता है। तो संविदा को मूल रूप से देखा जाए या मोटे तौर पे देखा जाए तो संविदा और कुछ नहीं है, ये सिर्फ अधिकार और दायित्व हैं और इन्हीं अधिकार और दायित्वों को विनियमित करने का कार्य ये संविदा करती है। आइए समझते हैं कि संविदा अधिकार कैसे है। मान लीजिए मैंने एक बुकिंग की किसी काम को करवाने के लिए, और वो व्यक्ति जिसने बुकिंग के लिए स्वीकार किया है, अपने आप को बाध्य किया है या उसने हाँ करी है, तो उस व्यक्ति पर यह बाध्यता हो जाती है कि उसने जिन कार्यों को करने के लिए अपने आप को बाध्य किया है,
अब मेरा अधिकार बन गया कि मैं उन कार्यों को करवाऊं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का दायित्व, ये ही संविदा का मूल रहस्य है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं संविदा में क्या होता है। अब जब संविदा शब्द के बारे में हम समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न आया कि संविदा में क्या होता है। मूलतया संविदा में दो पक्ष होते हैं। ये दोनों पक्ष क्या कार्य करते हैं और इनकी क्या क्या भूमिका होती है, ये हम विषय में आगे चलने पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ मोटे तौर पे बताया गया कि संविदा में दो पक्ष होते हैं। कोई भी संविदा दो पक्षों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। कम से कम दो पक्ष होना अनिवार्य है किसी भी संविदा में। अब अगली बात, वे क्या करते हैं, जो दो पक्ष हैं वो क्या कार्य करते हैं कि एक संव्यवहार एक संविदा में परिवर्तित हो जाता है। वह संकल्प लेते हैं, दोनों पक्ष कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं जिससे संविदा आगे की ओर अग्रसर होती है। और ये संकल्प आगे जाकर क्या हो जाता है, संकल्प हित में बदल जाता है। हित के बारे में आप समझते हैं, हित किसे कहते हैं। विधि की दूसरी शाखाएं या दूसरे विषय जिन्हें आप पढ़ेंगे वहां पर हित के बारे में बताया जाएगा, जिसमें विधि शास्त्र प्रमुख है। विधि शास्त्र में भी आपको हित के बारे में अधिक समग्रता से समझाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। तो जो दो पक्ष हैं वो संकल्प लेते हैं और संकल्प क्या करता है, हित में बदल जाता है, तथा मान्यता प्राप्त हित ही अधिकार कहलाता है। कोई ऐसा हित जिसे विधि ने मान्यता प्रदान कर दी हो तो वो हित ही अधिकार कहलाता है। और अभी हमने पढ़ा है कि संविदा क्या है, यह विधि है जिसके द्वारा अधिकार और दायित्वों का सृजन होता है। ये जो अधिकार हमने पढ़ा था वही अधिकार यहाँ आया है। सबसे पहले अधिकार किससे उत्पन्न होता है, दो पक्ष होने चाहिए, दोनों पक्षों द्वारा कुछ ना कुछ संकल्प लिया जाना चाहिए और ये जो संकल्प है वो हित में परिवर्तित हो जाता है और यही हित आगे चलकर मान्यता प्राप्त हो तो अधिकार बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि में संविदा शब्द में दो पक्ष कम से कम होने चाहिए और दोनों पक्ष क्या करते हैं, दोनों पक्ष संकल्प लेते हैं और वो संकल्प हित में परिवर्तित हो जाता है और वो हित यदि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वो अधिकार में परिवर्तित होकर संविदा का रूप ले लेगा। आइए आगे देखते हैं। भारत में संविदा विधि का इतिहास। अब जब हम संविदा के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें यह भी पता करना होगा या हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यह संविदा विधि अस्तित्व में कब आई भारत के संदर्भ में। तो वैसे तो ये माना जाता है कि भारतीय जो संस्कृति है बेहद ही समृद्ध संस्कृति रही है और भारत को विश्व गुरु भी कहा गया है। तो हम कुछ विधि या संविदा का जो पक्ष है वो हम हमारे वैदिक स्रोतों में भी देखते हैं। आइएगा देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल में भी संविदा के बारे में चर्चा की गई है और वैदिक काल में कहा गया है मानवीय आचरण धर्म पर आधारित था और सभी संव्यवहार धर्म द्वारा विनियमित होते थे। तो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में विधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो धर्म था वही विधि थी और धर्म क्या करता था, धर्म मानवीय आचरण पर आधारित था और सभी संव्यवहार धर्म द्वारा विनियमित होते थे। किन्हीं भी व्यक्तियों के मध्य कोई संव्यवहार होता तो वह संव्यवहार धर्म द्वारा विनियमित होता था, यानी विधि की जगह या विधि के स्थान पर या विधि का जो कार्य होता है वह कार्य विधि ना करके धर्म करता था। यह व्यवस्था कब की है, यह वैदिक काल की व्यवस्था है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए धर्म पर आधारित किसी कर्तव्य का उदाहरण हम पढ़ते हैं हिंदू विधि में पुनित दायित्व, पायस ऑब्लिगेशन। पुनित दायित्व या पायस ऑब्लिगेशन जो है वह धर्म पर आधारित व्यवस्था का एक उदाहरण है। यह विधि द्वारा बाध्य नहीं था, यह धर्म द्वारा बाध्य था। किन्हीं भी व्यक्तियों पर पुनित दायित्व का जो
बाध्यता थी वो धर्म द्वारा आरोपित थी, न कि विधि द्वारा। चूंकि वैदिक काल में विधि के बजाय मानव धर्म द्वारा शासित होता था और यही धर्म विधि का काम करता था और जिसमें संविदा विधि भी सम्मिलित थी। आइए आगे देखते हैं। वैदिक काल के अलावा मनुस्मृति में भी संविदा और विधि से संबंधित तथ्यों के बारे में वर्णन या उल्लेख किया गया है। तो पहले वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद मनुस्मृति आई और मनुस्मृति के काफी लंबे समय चलने के बाद जब आधुनिक युग आया तो आधुनिक युग में विधि का एक नया आयाम मुगलों के आगमन के बाद बदला। जब भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले लिया, तो जब मुगल बाहर से भारत में आए तो वह अपने साथ अपनी व्यवस्थाएं और अपनी विधियां भी लेकर आए और उन विधियों ने भारतीय विधि पर काफी गहरा प्रभाव डाला। अब मुगलों के बाद देखा जाए तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक दी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मूल रूप से इंग्लैंड की एक कंपनी थी और व्यापार के लिए ये भारत में आई थी। शुरुआत में एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन समय के साथ साथ इसने पूरे भारत पर आधिपत्य जमा लिया और इसके साथ साथ भारत में हर तरह के मामले में ये दखल देने लगी जिसमें विधि का क्षेत्र भी सम्मिलित था। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में इंग्लिश लोगों ने काफी लंबे समय तक राज किया और उस राज करने के दौरान उन्होंने कुछ विधियों का निर्माण किया और उन्हीं विधि में से एक विधि है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो ये जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है ये मूल रूप से अंग्रेजों की देन मानी जाती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये जो अधिनियम है ये अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि इसमें अभी कोई विशेष संशोधन नहीं हुए हैं और इसकी बनावट इस तरह की है कि निकट भविष्य में किसी मोटे संशोधन की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं अगर इस अधिनियम के बारे में पूछा जाए प्रश्न कि क्या संविदा अधिनियम अपने आप में पूर्ण है, क्या कोई भी अधिनियम अपने आप में पूर्ण हो सकता है? जवाब हाँ में हो सकता है। लेकिन अगर चर्चा की जाए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की तो इस संबंध में इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा। कारण भारतीय संविदा अधिनियम है जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये काफी सारी दूसरी विधियों पर निर्भर करता है। जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो जब विभिन्न सेक्शन या धाराएं आएगी तब हम ये जानेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अपने आप में पूर्ण क्यों नहीं है। अब ये जो चर्चा की है इसके बारे में एक बार वापस से देख लेते हैं। इस अधिनियम का नाम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है। 1 सितंबर को ये लागू हुआ और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। संविदा की जो सबसे खास बात या महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल कर आया इस चर्चा के दौरान वह था कि किसी भी संविदा में कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य है और वो दोनों पक्ष क्या करते हैं, दोनों पक्ष संकल्प लेते हैं, संकल्प हित में बदल जाता है और कोई मान्यता प्राप्त हित ही अधिकार कहलाता है और संविदा का दूसरा नाम क्या है, अधिकार और कर्तव्य। एक पक्ष का अधिकार और दूसरे पक्ष का कर्तव्य, यही संविदा कहलाता है। तो हमारी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले व्याख्यान में आपसे संविदा के बारे में और विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।